अध्याय 5 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग बोध। इसके बारे में समझेंगे। नए लोगों को मैं बता दूं, यह वीडियो JCERT बोर्ड का है, मतलब झारखंड के स्कूल में क्लास 7 का पॉलिटी का यह बुक है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। आराम से इसको समझेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। लिंग बोध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रिंकी के पापा उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे। रिंकी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी मम्मी को अस्पताल ले जाया गया। दादी ने उसे बताया कि वह दादी न दीदी बनने वाली है। क्या हुआ? रिंकी के माता पापा जो है उसकी मम्मी को अस्पताल लेके गए थे। क्यों? और यह बता रही है उसकी दादी किसको? रिंकी को, कि तुम दीदी बनने वाली हो। ठीक है, तो यही है। तो रिंकी खुशी से उछल पड़ी। घंटी बजने पर जब उसके फोन रिसीव किया, तब पापा बोले, बेटी तुम दीदी बन गई। देख रहे हैं, यहाँ पे पापा बोल रही है कि तुम दीदी बन गई, तुम्हारी एक बहन आई है। ठीक है, यह समाचार सुन करके रिंकी फूली नहीं समा रही थी। उसे दीदी बनने पर गर्व हो रहा था। ठीक है, यह शुभ समाचार अपनी दादी को सुनाने वह तुरंत दौड़ पड़ी। समाचार सुनते ही दादी बोली, अरे भगवान एक बेटा दे देता तो अच्छा रहता। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसके पापा ने भेदभाव नहीं किया। उसने अपनी बेटी को बताया कि तुम दीदी बन गई हो, लेकिन जैसे ही उसकी दादी सुनी, उसने बताया कि बेटा मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। शुरुआत जो है लिंग भेद का यहीं से होता है। ठीक है, और क्या बोला गया है देखिए, घर का चिराग तो बेटा ही होता है, इसकी दादी बोल रही है। ठीक, दादी को इस प्रतिक्रिया ने रिंकी को खुशी को गायब कर दिया। रिंकी जितना खुश थी जब दादी के मुंह से यह बात सुनी, तो वह दुखी हो गई। वह सोचने लगी, उसका मन अभी भी जो है बचपन का था। उसे नहीं पता कि लड़का और लड़की में क्या अंतर है हमारे समाज में। ठीक है, वह सोचने लगी कि बेटी के जन्म पर दादी खुश क्यों नहीं हुई। ठीक है, बच्चे का मन है, सोच रही है। अब इसके बारे में हमारे समाज में क्या चल रहा है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे समाज में रिंकी के दादी की तरह प्रतिक्रिया करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आपके भी पड़ोस में मिलेंगे, हमारे पड़ोस में मिलेंगे। यह बुक जो है हमारे आस पड़ोस की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। सब इंटरलिंक है हम सभी से। हम जब किसी शिशु के जन्म की खबर सुनते हैं, तो हमें उसके स्वास्थ्य से पहले उसका लिंग जानने की उत्सुकता होती है कि वह लड़का है या लड़की। यह जो है हर किसी की का सोच है। जब किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य पूछना चाहिए, कैसा है बच्चा। ठीक है, लेकिन हम लोग यह ना पूछते हैं, सीधे क्या पूछते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की। क्यों? ताकि हम समाज में भेदभाव कर सके। ठीक है, वस्तुतः समाज के लोगों को अपने बने बनाए मूल्यों के अनुरूप ही शिशु को स्त्री व पुरुष के रूप में पहचान देने की प्रवृत्ति होती है। अब देखो, वह बच्चा जो है क्या है, लड़का है या लड़की है, किसने बताया? हमारे समाज ने बनाया है। यह भेदभाव जो हो रहा है हमारे समाज ने बनाया है। ठीक है, समाज उनसे अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा करती है। अब यह बच्चा जो है लड़का है, तो उससे हम अलग अलग गुण और अपेक्षा करेंगे कि आगे चलकर वह क्या बनेगा। उसी तरह अगर लड़की है, तो हम लोग पहले ही मन में सोच लेते हैं कि आगे चढ़ बन करके ये बढ़ करके ये क्या बनेगी। ठीक है, जिसके कारण शिशु में स्वयं के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। इसे ही लिंग बोध कहा जाता है। देखिए, हम लोग का डिफिनेशन मिला है, ध्यान रखें। समाज उनके अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा करके करते हैं, जिसके कारण शिशु स्वयं के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। इसे लिंग बोध कहा जाता है। अब आगे है, लिंग बोध संबंधी सामान्यता जो है, दृष्टिकोण व अपेक्षाएं आमतौर पर हम अपने परिवार, समाज, परिवेश, संस्कृति, मित्रों एवं सहपाठियों आदि के बीच स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये जो लिंग बोध वाला जो बात आया है, यह जो है किसी और ने नहीं बनाया है, बल्कि हमारे समाज ने बनाया है। लड़का लड़की को हम लोगों ने बांट दिया है।
ठीक है? तो इससे संबंधित कि लड़का आगे चलकर क्या करेगा? खेती करेगा, हल चलाएगा, कमाने जाएगा, ठीक है? शहर में जाके पढ़ेगा। ये सभी चीज़ें जो पहले हम लोग जो मान्यता चले आ रहा है समाज में कि पढ़ने के लिए बाहर सिर्फ़ लड़का ही जाएगा, खेती सिर्फ़ लड़का ही करेगा, ठीक है? घर गृहस्थी का काम जो है वो लड़की करेगी, बाहर से अगर खाना-वाना बनाना है तो लड़की करेगी, महिलाएँ करेगी, जंगल से लकड़ी लाना है तो वो महिलाएँ करेगी, ठीक है? ये सभी चीज़ जो मान्यताएँ पहले से है, हम लोग पहले से इसको बना देते हैं। हमारा समाज जो हमारा परिवेश उसी तरह से लड़कियों और लड़कों को ढालना शुरुआत कर देता है। समाज में सामान्यतः यह भेदभाव जन्म से आरंभ होता है, जन्म से ही आरंभ हुआ। जब उसकी दादी ने पूछ ली कि लड़का है या लड़की, ठीक है? लड़का है लड़की नहीं, जब दादी ने बताया कि म अगर लड़का होता तो अच्छा रहता। वहीं से भेदभाव आरंभ हो गया। बड़े होने तक चलता रहता है। माता-पिता के द्वारा लड़कों को कार, बंदूक तथा लड़कियों को गुड़िया जैसे खिलौने दिए जाते हैं। अब यह समाज में यही होता है। बाद में जो है माता-पिता के द्वारा क्या करते हैं, लड़का को कार, बंदूक तथा लड़कियों को गुड़िया खिलौने दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि इन खिलौनों से खेलने पर दोनों को एक जैसा ही आनंद आता है। ठीक, क्या वो जो लड़की है क्या वो कार का खिलौना नहीं चला सकती है? चला सकती है। क्या लड़का वो गुड़िया जो है खिलौना उसको नहीं खिला रख सकती है? रख सकती है, उससे भी खुश रह सकती है, बंदूक भी लड़कियाँ चला सकती है। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया है? उसको बाँट दिया है। अगर हम विचार करें तो यह भेदभाव प्रायः प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातों में झलकता है। जैसे उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। लड़की है तो उसको अलग कपड़े पहनने चाहिए, लड़का है तो उसको अलग कपड़े पहनना चाहिए। जबकि कपड़े का उद्देश्य है तन को ढकना, ठीक है? तो हमारे समाज ने जो कपड़े का भी भेदभाव कर दिया है कि इस तरह के कपड़े लड़की को पहनने चाहिए और इस तरह के कपड़े जो है लड़कियों को पहनने चाहिए, ठीक है? कौन से खेल खेलने चाहिए तथा कैसे बातें करनी चाहिए, ये बर्ताव बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है, ठीक है? इस तरह के जो लिंग भेद का जो मुद्दा है, अभी से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है और इसके प्रति जो है बहुत सारे राइटरों ने जागरूकता फैलाने के लिए स्टोरियाँ भी लिखी है। इसमें से एक स्टोरी है खोरठा में, एक स्टोरी खोरठा में है जिसे पंचम महतो ने लिखा है। वह स्टोरी था कि एक परिवार में जो है माता-पिता की 2 लड़कियाँ थी, ठीक है? और जब तीसरी बार जब उसको माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया तो फिर से बेटी हुई। सभी को उम्मीद था कि घर में जो है एक लड़का होगा, क्यों? क्योंकि वंश जो है लड़का ही चलाता है। लेकिन फिर से बेटी हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि पूरे परिवार के लोग उदास हो गए। इसी के कारण वो लड़की उस लड़की का नाम क्या पड़ गया? उदासी। ठीक है? उदासी पड़ गया। कौन? तीसरी लड़की का नाम। ठीक? उसके बाद जो है जब चौथा बच्चा हुआ तो बेटा हुआ। लेकिन अब जो है जो बेटा हुआ उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। जबकि लड़का जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ है तब भी, उसे अच्छे से खिलौने दिए जा रहे हैं। कुछ कोई भी गलती करे तो पिटाई जो है सो लड़कियों की हो रही थी। लड़कों की पिट उस लड़के के बेटा का पिटाई पिटाई नहीं होता था। वो उसको राजकुमार के जैसा रखा जा रहा था, इसलिए उसका नाम भी राजकुमार ही पड़ गया। हॉर्लिक्स वगैरह जो है अच्छे-अच्छे चीज़ वो बेटे को खिलाए जा रहे थे। लेकिन आगे चल के उदासी क्या करती है, पढ़ कर के एमबीबीएस निकाल कर के डॉक्टर बन जाती है। ठीक, अगर यह उदासी पढ़ने में तेज़ नहीं होती और अपने परिवार से लड़ कर के अगर नहीं पढ़ती, तो वह डॉक्टर नहीं बन पाती। जबकि जिस हॉस्पिटल में जो है उदासी डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में बाद में जो है राजकुमार जो उसका बच्चा है छोटा भाई, वह चल जाता है काम करने के लिए। वह पढ़ ही नहीं पाता है। बड़े-बड़े स्कूल से उसको भगा दिया जाता है पढ़ने, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। ठीक है? तो इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम लड़का कर सकता है, वो लड़की भी कर सकती है, जो काम लड़की कर सकती है, वो लड़का भी कर सकता है। जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे, तो भविष्य में उसकी भूमिकाएँ अलग-अलग होगी, यह समाज पहले से ही तय कर लेता है। बाद के जीवन में उसका प्रभाव उसके अध्ययन के विषयों या व्यवसाय पर के चुनने पर भी पड़ता है। इसीलिए बाद में जो है क्या होता है, पहले से ही समाज ने स्त्री और पुरुष का भविष्य पहले से ही तय कर दिया है। क्या करेगा? तो क्या होगा, एक
पुरुष होने के नाते हम क्या करेंगे, पुरुष के कामों को चुनना पसंद करेंगे। वहीं एक स्त्री होने के नाते स्त्रियाँ क्या करेगी, स्त्री की जो काम है, जो हमारे समाज ने बाँटा है, वह काम करना पसंद करेगी। ठीक है? पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि हम खाना बनाना शुरुआत करें, ठीक? तो ये समाज ने बाँट दिया है। स्त्री एवं पुरुष के कार्यों का महत्व हेडिंग है, इसको देखेंगे। समाज में स्त्री एवं पुरुष मिलकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं और उसके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। ठीक? स्त्री और पुरुष जो है सारे काम करते हैं मिलकर के समाज में, लेकिन हम लोग क्या उसके काम और भूमिकाओं को एक समान नहीं मानते हैं। अभी भी पुरुष अगर काम कर रहा है, तो हम मानते हैं कि काम कठिन है, अगर स्त्री काम कर रही है, तो हम लोग मानते हैं यह काम आसान है, जबकि ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जो जो वेतन भी मिलता है, वेतन जो सैलरी भी मिलता है, पुरुष को अधिक मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। कुछ कार्य हैं, कौन करता है, स्त्री या पुरुष या दोनों? ठीक है? ये आपको बताना है। जैसे खाना बनाना, अभी का अगर हम समाज देखें, तो अब थोड़ा समाज विकसित हो रहा है, तो खाना बनाने में हम दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को रखेंगे, मेल और फीमेल दोनों को रखेंगे, ठीक है? बर्तन धोना, जब खाना बना रहा है तो बर्तन भी धोने के काम करेगा, कपड़ा धोना में भी दोनों को रखेंगे, ईंधन एकत्रित करना में जो है, ये स्त्री को रखेंगे, अगर जंगल से लकड़ी लाना है, तो पुरुष कभी नहीं जाएगा, हल चलाना में भी पुरुष है, क्या हल चलाने का काम पुरुष कर रहा है। नौकरी करना अब दोनों करने लगे हैं, लेकिन समाज अभी पुरुष पर आश्रित है। मवेशी को चराना, मवेशी चराने का काम भी पुरुष ही करता है, कभी-कभी स्त्रियाँ भी करती हैं। आपके अनुभव क्या होगा कि घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ-सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों को, यह जब क्या करता है, इसकी जवाबदेही हमेशा स्त्रियों की होती है। ठीक? लेकिन इन कार्यों का महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। ये सभी काम जो है स्त्रियाँ घर में कर रही है। क्या यह काम जो है खाना पकाना, साफ-सफाई, देखभाल करना आसान है? तो नहीं, यह काम भले मतलब ज़्यादा समय लेता हो, लेकिन आसान है नहीं। इसीलिए जब पुरुष काम करके बाहर से आता है, तो स्त्री को भी फटकार लगाया जाता है कि घर में बैठ कर के तुम क्या कर रही थी? दिन भर फुर्सत तो रहती हो, इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। इन्हें स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माना जाता है, ये सभी काम में। शहरों में कुछ घरों में घरेलू कार्य करने के लिए काम पर रखी महिला को तनख्वाह के नाम पर बहुत कम राशि दी जाती है। अगर महिला आकर के 2 घंटा रोज़ खाना बना रही है, तो उसका जो सैलरी है, वह बहुत कम है। वहीं अगर एक प्लम्बर आकर के 5 मिनट एक नल सेट करके चल जाता है, तो उसका फी ज़्यादा है। क्या यहाँ पे हमने लिंग क्या भेदभाव नहीं कर रहा है महिलाओं के कामों और पुरुषों के कामों में? तो कर रहे हैं। और इससे व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं किया जाता, जो घर में खाना बनाने आती है, उसका व्यवहार नहीं किया जाता सही सम्मानजनक तरीके से, ठीक? वहीं अगर पुरुष आया है काम करने के लिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम है, चाहे एक नल लगाने के लिए, तो हम लोग तुरंत उसको क्या करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं। वास्तव में घरेलू कामों में शारीरिक श्रम लगता है। घरेलू काम में जो है शारीरिक श्रम लगता है, जैसे खाना बनाने आदि में गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। गाँव की कुछ स्त्रियाँ जंगलों से जलावन की लकड़ियाँ आदि लाती है। हर समय जो है चूल्हे के पास रहना, काम करना आसान नहीं होता। जो भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होते हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? जलावन इकट्ठा करके लाना और खाना बनाना। कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जो बाहर नौकरी भी करती है। गाँव में कुछ स्त्रियाँ क्या करती है, खेत जाती है धान रोपने के लिए, ठीक है? और भी काम है, वो करने के लिए जाती है, धान काटने के लिए भी जाती है। बहुत सारे काम है, दूसरे के घर में मज़दूरी करने के लिए जाती है, जिन्हें कामकाजी महिला कहा जाता है। अब एक आया हुआ है डेफिनेशन, क्या होगा डेफिनेशन? देखेंगे ध्यान से। वह स्त्रियाँ जो बाहर नौकरी करने जाती है, उन्हें कामकाजी महिला कहा जाता है, ठीक है? इन पर काम करने का दोहरा बोझ होता है। एक जो महिलाएँ बाहर काम करने जाती है, उसके ऊपर दोहरा बोझ होता है, क्यों? क्योंकि असल में वह बाहर में तो काम करके आ रही है, ऊपर में घर के भी काम उसको करने हैं, बच्चे सँभालने हैं। अगर घर में कुछ बकरी वगैरह पालन-पोषण किया गया है, तो उसका भी साफ-सफाई वगैरह का ध्यान रखना है, सारा महिलाएँ करती हैं। अब देखिए, हम घरेलू कामों में लगने वाले लंबे समय को महत्व नहीं देते हैं। इन सब जो काम महिलाएँ कर रही है, लंबे समय तक का काम है, लेकिन हमको महत्व नहीं देते हैं। लगता है कि यह काम बहुत आसान है। एक है रूढ़िवादी धारणा,
रूढ़िवादी धारणा का मतलब यह होता है कि पहले से हमने कुछ मन में विचार बना लिया है, सोच कर रख लिया है, इसको पूर्वाग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो पहले से हमने विचार बना लिया है कि पुरुष क्या काम करेंगे, स्त्रियाँ क्या काम करेंगी। इसके एग्ज़ाम्पल हम देंगे भी कुछ समय में, देखना। समाज में रूढ़िवादी धारणा के कारण स्त्री एवं पुरुष से अलग-अलग अपेक्षाएँ की जाती है। रूढ़िवादी धारणा जो पहले से ही कुछ धारणा बना हुई हो, जैसे जिस तरह से अगर आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं झाड़ू लगाने की बात आए, तो हमेशा आप क्या बोलेंगे? किसी लड़की का नाम पुकार कर बोलेंगे कि चले जाओ झाड़ू लगा देना। क्या आप लड़के को नहीं बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं। लेकिन हमारे मन में यह धारणा बैठ गया है कि झाड़ू लगाना जो है किसका काम है? गर्ल्स का काम है। वहीं अगर बाज़ार से कुछ सामान लाना हो, तो हम इसके लिए लड़की को चयन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बॉय का चयन करते हैं। क्यों? हमारे मन में यह धारणा बैठ गया है। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग हमेशा किसको प्रेफ़र करते हैं? गर्ल्स को गीत गाने के लिए, गाना गाने के लिए ऑफ़र करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते, यह एक रूढ़िवादी धारणा है, हम लोगों ने बना लिया है। इसी तरह समाज में भी कुछ धारणाएँ बनी हुई है, जो उसके जीवन के विकास में अवसरों में प्रभावित करती हैं, ठीक है? जो ये धारणा बना है। यह धारणा खासकर लड़कियों के जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को बाधित करती है। इसके कारण उसका मनोबल क्या होता है? टूट जाता है। चाह करके वो काम नहीं कर पाती लड़कियाँ, जो असल में करना चाहती है। इन सामाजिक बंधनों में लड़कियाँ बंध जाती है, तथा उस जबकि कुछ लड़कियाँ बाहर जाके पढ़ना चाहती है, तेज रहती है, फिर भी परिवार के लोग अलाउ नहीं करना पसंद करते। वहीं अगर लड़के पढ़ने में तेज नहीं है, कुछ काम मतलब सही से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी उसको बाहर जाने को अलाउ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सामाजिक धारणाएँ बनी हुई है। ठीक है? तो एक उदाहरण दिया गया है अनीमा की कहानी। क्या है समझते हैं? अनीमा छोटे से गाँव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी है। उनके पिता पास के शहर में एक दुकान चलाती है। उसके 2 बड़े भाई हैं अनीमा के। अनीमा कक्षा 8 में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले उसकी माँ के पैर की हड्डी सीढ़ियों से गिरने के कारण टूट गई थी। डॉक्टर उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। किसको? माँ को। अनीमा के पिता ने उसे कहा कि कुछ दिन स्कूल ना जाए और अपनी माँ की देखभाल करे। जबकि यहाँ पे उसके कौन? भाई भी देखभाल कर सकते थे। लेकिन चलिए हम यह मानते हैं कि सेम लिंग के होने के कारण उसके पिताजी ने बहन को अपनी बेटी को यहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया। अनीमा ने अपने पिता से कहा कि भाइयों को भी घर के काम में सहयोग करने को कहें, क्योंकि उनकी परीक्षा नज़दीक है। सही है, मुद्दा आ गया है। पर पिता ने कहा माँ की देखभाल तथा घर के काम-काज वो अच्छे से कर सकती है, अच्छे से कर सकती है। क्यों? यह एक रूढ़िवादी धारणा है जो हमने बना लिया है अपने मन में। माँ की देखभाल और घर के काम-काज से उसे इतना समय नहीं मिला कि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। ठीक, किसको? अनीमा को। फिर भी अनीमा ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। जब नतीजे आए तो अनीमा के अच्छे अंक नहीं मिले, ठीक है? अब यहाँ अनीमा के अच्छे अंक क्यों नहीं मिले और उसके माता-पिता ने पिता ने उसे घर का काम करने के लिए क्यों बोला? अब एक बात यहाँ पे आता है, क्या-क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं इस पे बात करते हैं। रूढ़िवादी धारणा पहले से उसके पिता ने बनाया हुआ था पहले से कि घर का काम करना किसका है? काम-काज करना और माँ का देखभाल करना अनीमा की है, ठीक है? घर का काम-काज करना जो भी है, वो किसको करना है? अनीमा को करना है, पहला हो गया। अब अनीमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी माँ की देखभाल उसको करना ही था। तो उसने क्या किया? अनीमा अपनी माँ की देखभाल की, घर के काम-काज किए, खाना वगैरह बनाए। इसमें क्या हुआ? परीक्षा होते हुए भी अनीमा नहीं पढ़ पाई, समय नहीं मिल पाया पढ़ने का। अब इस सभी समस्याओं का इफ़ेक्ट कब कहाँ पर पड़ता है? रिज़ल्ट पर पड़ता है। रिज़ल्ट पर पड़ता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं, कम मार्क्स आएँगे, तो ये जो काम करने वाली जो समस्याएँ, जो अनिमा पढ़ नहीं पाई, क्यों नहीं पढ़ पाई, इन सभी चीज़ों को भुला दिया जाता है। परिवार सिर्फ़ इस बात पर गौर करता है कि यह ध्यान से पढ़ती नहीं है, पढ़ने में तेज़ नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है? उसको पढ़ाई से हटा दिया जाता है। कम उम्र में भी शादी कर दिया जाता है। ठीक है? उसी तरह एक स्टोरी है हामिद की कहानी। ये सभी कहानियाँ जो है हमारे समाज से ली गई है। हामिद अपना मैट्रिक का
प्रतिफल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे अच्छे अंक नहीं मिले थे। हामिद खुश था, लेकिन विज्ञान और गणित में अच्छे अंक नहीं मिले थे। लेकिन उसके पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। ये दोनों को सामाजिक विज्ञान और जो हिंदी अंग्रेजी के भाषा के जो एग्जाम थे, उस दोनों को जोड़ करके जो अच्छे प्रतिफल इसका परसेंटेज आ गया। जब उसके माता-पिता ने परिणाम को देखा तो वह खुश नहीं हुए। हामिद आगे की पढ़ाई कला विषय से करना चाह रहा था। किससे? कला विषय से करना चाह रहा था। उसका रुचि जो है कला में था, फिगर वगैरह बनाना, फोटो वगैरह बनाने में। ठीक है? लेकिन उसके माता-पिता उस पर विज्ञान एवं कंप्यूटर सीखने का दबाव बना रहे थे। क्यों? क्यों बना रहा था दबाव? क्योंकि धारणा बना हुआ है कि कला का विषय, फोटो वगैरह बनाना, ये सभी चीज़ें जो है, नाटक वगैरह का जो काम ज़्यादातर जो है पेंटिंग-वेंटिंग करना, ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं है। लड़कों का काम क्या है? तो विज्ञान एवं कंप्यूटर सीखना, ठीक है? ये सभी कामें हैं। ठीक, आगे उसका कहना था कि कला विषय लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों को विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ने चाहिए। हामिद काफ़ी दबाव में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह भी एक रूढ़िवादिता का ही स्टोरी है, जो लड़कों के साथ भी बीत रहा है। विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट का मतलब हो गया है कि विद्यालय छूट जाना, या फिर कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। ठीक है? स्कूल से छुड़वा लेना घर काम करने के लिए, या फिर जल्दी शादी हो जाना। आगे पढ़ने का अवसर पर भी मानविक, गृह विज्ञान, नासिक जैसे विषयों को लेकर के पढ़ाई करने का उस पर दबाव बनाया जाता है। क्या करते हैं, जो लड़कियां शादी भी कर लेती है तो घर के लोग उसको क्या करते हैं, नर्सिंग हो गया, गृह विज्ञान वगैरह जैसे सब्जेक्ट में जो हम लोग धारणा बना लिए हैं कि यह काम लड़कियों का है, उसे पढ़ने का दबाव बनाते हैं। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई है। हमारे समाज में बेटे की चाहत अधिकांश भारतीय परिवार को है, और इसीलिए अभी की स्टोरी में हमने पढ़ा कि उसकी दादी जो है बेटे की चाहत में ही उसने भगवान को कोस रहा था। ठीक है, यानी निवेदन कर रहा था। यह धारणा पुरातन काल से चली आ रही है। लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला उत्तराधिकारी एवं बुढ़ापे का सहारा तथा लड़कियों को पराया बोझ समझा जाता है। यह अभी नया का ही नहीं, बल्कि पहले से चला आ रहा है। लड़कों को ही हम लोग उत्तराधिकारी मानते हैं। उत्तराधिकारी मतलब क्या, कि पिताजी के बाद बेटा ही घर को संभालेगा। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बेटा बनेगा। लड़कियां शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, और वह बोझ है। इसका कारण प्राय समाज में व्यापक दहेज प्रथा है। लड़कियों को वैसे बोझ समझने का सबसे व्यापक कारण यही भी है कि दहेज प्रथा जो पूरे मनोबल से चल रहा है, पूरी जो है उफान से चल रहा है हमारे समाज में, इसीलिए जो है लड़कियां भी बोझ समझी जाने लगी। इस कारण बाल विवाह, बाल कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या एवं सम्मान हेतु हत्या, ये जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में व्यापक है। हालांकि सरकार इन सभी प्रतिबंध लगा चुके हैं। ये सभी चीजें जो है कानूनन अपराध है, फिर भी समाज में अभी तक चल रहा है। सम्मान हेतु हत्या क्या होता है? जब किसी परिवार या वंश के सदस्य के द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा या इज्जत को आधार बनाते हुए किसी की हत्या की जाती है, तो उसे सम्मान हेतु हत्या कहा जाता है। ठीक है, यही हो गया राजा महाराजा वाला की प्रतिष्ठा का। क्या, कि पिताजी के बाद हम जो है सो घर संभालेंगे, इज्जतदार हम हैं। ये सभी चीजों में जो है परिवार में ही झगड़ा हो जाना, ये सभी चीजें। अब एक आंकड़े दिए गए हैं लैंगिक विभाजन का। निम्नलिखित आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला एक है, 2011 में जब भारत में जनगणना हुआ था, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है भारत में। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है उसमें कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन की स्थिति थी। ठीक है, तो भारत को दिया गया है रेफरेंस में। भारत के अगर पूरी तरह से यहाँ लिंगानुपात निकाला जाए, लिंगानुपात हम क्या बोलते हैं किसको? अगर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? लिंगानुपात बोलेंगे। ठीक, तो अगर 1000 अगर बात करें, इंडिया का बात करें अगर पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो 1000 महिलाओं में, पुरुषों में सिर्फ 943 महिला ही है। ठीक है, समझ रहे हैं कितना कम है। यह आंकड़ा आपको अगर हम 1000 में निकालें तो बहुत कम लगेगा। अगर यही आंकड़ा हम 1 लाख में निकालें, 1 लाख पुरुष में जो है
महिलाओं की संख्या देखें तो पता चलेगा कि दोनों महिला और पुरुषों में कितना गैप है। अगर झारखंड जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं यहाँ का बात करें तो 1000 पुरुष में 947 लड़के हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, जहाँ पर 1000 लड़कियों में जो है लड़कों में कितने लड़कियां हैं? 1084 है। उसके बाद पुडुचेरी का है। ठीक। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 830 है। यह आंकड़ा 2021 का है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस तरह की सामाजिक जागरूकता के बाद हरियाणा में जो है लिंगानुपात की स्थिति थोड़ी सुधरी है। दूसरा है साक्षरता दर। प्रति 100 जनसंख्या पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने लिंगानुपात समझा कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात बोलेंगे। वहीं अगर साक्षरता दर निकाला जाए तो यहाँ पे है राज्य देखिए झारखंड, पुरुष है, महिला है, कुल है। तो प्रति 100 जनसंख्या में जो है कितने व्यक्ति साक्षर है? अगर किसी समाज में, किसी गांव में 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष नहीं 1000 लोग हैं, तो उसमें से कितने साक्षर हैं उसको हम क्या बोलेंगे? साक्षरता दर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पुरुष की साक्षरता दर निकालें तो 1000 मतलब 100 पुरुष में 78 पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, 78%। उसी तरह महिला अगर बात करें 100 में तो सिर्फ 56% ही पढ़ी हुई है। केरल में देखें तो केरल में पुरुष जो है 96% पढ़े हुए हैं 100 में, और महिलाएं 92%। इसी तरह बात करें लक्षद्वीप में पुरुष की एवरेज का तो यहाँ पर जो है 95% पढ़े हुए हैं। अगर देखें यहाँ पे ध्यान दें कुल में एवरेज निकालें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो केरल में है। यह है स्रोत कहाँ से है? जनसंख्या जनगणना 2011 से लिया गया है। आगे है लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है? लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र से ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमें लैंगिक भेदभाव करना नहीं सिखाया जाता। हम वहाँ से जागरूक होकर के निकलते हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते अगर आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आगे पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? इस बुक को आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप जागरूक अपने आप को महसूस करेंगे। अतः प्रत्येक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना अति आवश्यक है। अगर विद्यालय जाएंगे बच्चे तो लैंगिक भेदभाव मिटेगा। आज के युग में लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, फिर भी उनकी साक्षरता दर में अंतर है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाएं आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर चुकी है। जो महिलाएं आजकल में शिक्षा प्राप्त कर रही है वो अच्छे-अच्छे पद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ से जो पता चल रहा है कि शिक्षा जो है यानी काम लिंग देख करके नहीं होता। कुछ जो है समाज में कुछ दिए गए हैं, देखिए प्रभावी महिलाओं के चित्र हैं। अरुणदित्या भट्टाचार्य, यह देखिए भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, महिलाएं थी अध्यक्ष बनी। उसके बाद है किरण बेदी, भारत के प्रथम आईपीएस अधिकारी। सोचिए इतने कठिन एग्जाम को निकाल करके किरण बेदी जो है सो क्या बनी? आईपीएस बनी। इसी तरह इंदिरा नूरी है, भारतीय अमेरिकी कंपनी पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, बनी थी इंदिरा नूरी। ये चेहरे हैं जो समाज को आईना दिखा सकते हैं। इसी तरह जो है दीपिका अमृत खालको, रेलवे इंजन ड्राइवर। अब झारखंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो दीपिका झारखंड की महिला इंजन ड्राइवर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे आने वाले एग्जाम में। झारखंड से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बताइए पहले रेलवे इंजन ड्राइवर झारखंड से कौन महिला है? तो आप दीपिका अमृत खालको लिख सकते हैं। दीपिका बीएसएल हाई स्कूल बोकारो की विद्यार्थी रह चुकी है तथा उच्च शिक्षा उन्होंने रांची महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने खड़गपुर से इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर रांची से लोहरदगा ट्रेन चलाना शुरू किया। ठीक है, रांची से लोहरदगा। इस कार्य को करते हुए उन्होंने साबित किया कि महिलाएं इन कार्यों को भी कर सकती है जो सामान्यतः पुरुषों का कार्य समझा जाता है। आजकल हम देखेंगे गांव में अभी भी किसी लड़की को अगर स्कूटी चलाते हुए लोग देखते हैं तो क्या होता है? हाँ, जब गाड़ी चलाते हुए देखते हैं लड़कियों को तो अजूबा महसूस करते हैं। आगे है महिला आंदोलन।
महिला आंदोलन, किस लिए आंदोलन किया था महिला ने, उसके बारे में भी कुछ अंश दिए गए हैं, आगे तो आपको पढ़ना है। अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्ष से हुए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिला आंदोलन देखिए, लड़कियों पर जो है पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार मिला। विश्व की रिस्पेक्ट में बात करें, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, कानूनी सुधार में जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, कानून बने नहीं थे, लेकिन इस पर कुछ समझदार महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया और उसने कानून बनवाया। इससे क्या हुआ, महिलाएं की स्थिति बेहतर हुई। ठीक है, इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न-भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अभियान चलाना, विरोध करना एवं जागरूकता फैलाना प्रमुख है। लोगों को जागरूक किया गया, नारे लिखे, तख्तियाँ देखिए यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है? जागरूकता रैली में शामिल महिलाएँ, ये जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आई। अब है अभियान, ये महिला आंदोलन का ही अभियान हो सकता है, जल्दी चलते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंदोलन क्यों करेंगे? अपने हक के लिए। उसी तरह महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ा। इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने। याद रखेंगे, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सन 2006 में घर के घरेलू के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा सह रही औरतों को कानूनी सुरक्षा, क्या है मतलब, 2006 में जो है सरकार ने क्या किया, वह महिलाएं जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने सास ससुर हस्बैंड से प्रताड़ित हो रही थी घर में, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, उसके लिए कानून बनाया। पहले कानून था नहीं, तो उसको सुरक्षा देने के लिए क्या किया, कानून लागू किया गया, जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया। पूछा जाएगा कि महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखेंगे 2005 में लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे बच्चों को जागरूक करने के लिए वर्तमान समय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन, निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पोशाक तथा छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही कक्षा 8 की लड़कियों को साइकिल भी दी जाती है। चलिए, लालच से ही लड़कियां स्कूल जाए पढ़ने के लिए, बाकी सरकार जो है पोशाक, छात्रवृत्ति जो है पुस्तक वगैरह सब दे ही रही है। देखिए, इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। महिला संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया था? यही तत्काल जो है मतलब हिंसा से झेल रही महिलाओं को राहत पहुंचाना। यह भारत में पहला कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर कर सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण है। महाराष्ट्र स्थित शनि शिंगणापुर में शनि मंदिर है, जहाँ महिलाओं को पहले प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता था। एक आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि ये जो शनि मंदिर है, वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश वंचित रहना नहीं रखा जा सकता है, उसको प्रवेश करने दिया जाएगा। इसी तरह से एक आंदोलन जो है मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चलाया गया था। इसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने ही खुद किया। अंततः उन्हें उक्त दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा। विरोध करने एवं जागरूकता बढ़ाना, विरोध करना और जागरूकता बढ़ाना। विरोध करने के साथ-साथ अगर आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वह जागरूक हो रहे हैं आपकी बातों से। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना एवं महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना भी महिला आंदोलन का कार्य है। ठीक है? जागरूकता बढ़ाना, जो भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन कर रहा है सरकारी नीति, उसका भी विरोध करना, ये महिला आंदोलन का उद्देश्य है। जहाँ विरोध व्यक्त करने में रैलियां और प्रदर्शन आदि तरीके बहुत असरदार होते हैं, वहीं जागरूकता फैलाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों तथा जनसभाओं का सहारा भी लिया जाता है। देखिए, नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है यहाँ पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए महिलाएं अपने संघर्ष की यादों को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा होती है।
एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, विश्व में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अध्याय 5 जो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, धन्यवाद।